बदलते मौसम के साथ कई तकलीफें भी आती हैं। खासकर बारिश के बाद का मौसम लोगों को बीमार करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। इसी के चलते कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियों से कई लोगों को जूझना पड़ता है। अब सवाल ये है कि इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतें और अगर इनकी चपेट में आ जाएं तो इलाज कैसे करें। तो देव बूटी में हम बताते हैं हर समस्या का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे बदलते मौसम में आप खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। बरसात के मौसम में वातावरण में नमी आने के बाद अदृश्य दुश्मनों के लिए माहौल सबसे मुफीद हो जाता है। इसी मौसम में वायरस और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। ऐसे में आपकी हल्की सी चूक आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। अपने खान पान, साफ सफाई और रहन सहन को लेकर की गई लापरवाही भारी पड़ सकती है। क्यों ऐसे मौसम में तेजी से पनपते वायरस, बैक्टीरिया फीवर, सर्दी, जुकाम, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड जैसे मुसीबतों की तरफ खींच सकते हैं। बदलते मौसम की ये ऐसी बीमारियां हैं जो कई बार लोगों की चिंता बढ़ा देती हैं। लेकिन कहते हैं चिंता करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इसका इलाज और इन बीमारियों से बचने की सावधानियां लोगों को इन मुसीबतों से बचा सकती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बारिश के मौसम में डायरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया का खतरा सबसे ज्यादा और तेजी से फैलता है। इस मौसम में खराब खान-पान से टाइफाइड और डायरिया होता है, जिसमें उल्टी, दस्त की समस्या भी रहती है। वहीं कुछ बैक्टीरिया वायरल फीवर के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी मौसम में फ्लू का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि ये दोनों ही मच्छरों के काटने से फैलती हैं। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी जमा हो जाता है और इसी जमे हुए पानी में मच्छर तेजी से पनपते हैं और इनके काटने से ही लोग डेंगू और मलेरिया की चपेट में आ जाते हैं। इस मौसम में सबसे ज्यादा खतरा कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए होता है। ऐसे में सही खान-पान और जरूरी सावधानियों को अपनाकर आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। कहते हैं जहां समस्या है वहां समाधान भी है, लेकिन ये समाधान क्या है, यही जानने के लिए हमने बुलाया है जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय को, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसे बदलते मौसम की इन बीमारियों को आयुर्वेदिक उपायों से आप ठीक कर सकते हैं। तो एक एक करके इन बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर अनुराग, पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी, ये जो मौसम है कितना सावधान इसमें रहने की जरूरत आपको लगती है? आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को? देखिए, वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु इस समय चल रही है। आयुर्वेद के ऋषियों ने इसे चातुर्मास कहा है। 4 महीने जो है वर्षा ऋतु के हैं, ये बड़े कष्टकारी माने गए हैं। इसमें व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, तो उसके अनुसार हमें जीवन शैली अपनानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे रोगों की चपेट में आ जाते हैं। जैसे जल जनित रोगों की इस समय बहुत ज्यादा संभावना रहती है, जैसे टाइफाइड है, आपके पीलिया फैल जाता है कुछ क्षेत्रों में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस फैल जाता है, ये सब वायरल बुखार होता है। ये सब इस समय बहुत ज्यादा रोग होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है और शरद ऋतु शुरू होती है, तो आयुर्वेद में कहा है कि वैद्यानाम शारदी माता, शरद ऋतु को वैद्यों की माता की उपाधि दी है। यानी बहुत ज्यादा उसमें रोगी आते हैं। वर्षा काल में रोग पैदा होते हैं और शरद में बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। तो इसलिए हमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। पानी इस समय बहुत दूषित होता है। हमें पानी को हमेशा उसको छान करके, हमेशा इसको उबाल करके हम इसका सेवन करें। अन्यथा हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों का, एलर्जिक रोगों का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उन सबका हमें सामना करना पड़ता है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बुजुर्गों ने हर महीने में, हर देशी महीने के हिसाब से, हर ऋतु के हिसाब से भोजन की, आहार विहार की और इसकी व्यवस्था की है। अब जैसे सावन, साग, भादो, दही, सावन में वर्षा ऋतु है। सावन, साग, भादो, दही, कुआर, करेला, कार्तिक मई। सावन के महीने में हमें हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस समय छोटे छोटे जीवों का संक्रमण हरी सब्जियों में हो जाता है। इसलिए पत्तेदार सब्जियां सावन के महीने में निषेध कही गई है। पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो सावन, साग, भादो, दही,
भादों के महीने में दही निषेध किया है। इस समय भादों का महीना चल रहा है, भाद्रपद मास चल रहा है। इस समय हमें दही का निषेध करना चाहिए, क्योंकि ये अनेक अनेक रोगों का जन्म देने वाला है। पहला मैं जी। क्योंकि हम सारी जो बीमारियां हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं और साथ में कैसे उनसे बच सकते हैं। सबसे पहले मैं जुकाम की बात करना चाहूँगी, या बुखार हो रहा है लोगों को, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं और आपके हिसाब से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जुकाम से बचने के लिए? देखिए, भादों का महीना चल रहा है, मैंने अभी आपको ये निवेदन किया कि इसमें दही निषेध है, छाछ का निषेध है, तीसरा है मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, और चौथी बात जो आयुर्वेद के महर्षियों ने कही है, इस समय रात्रि भोजन से हमें बचना चाहिए, रात को डिनर से बचना चाहिए। ऐसा कहा गया है, लोक कहावतें बोलती हैं कि सावन व्यालू जब तक कीजिए, भादो व्यालू नाम न लीजिए। व्यालू कहते हैं डिनर को। भादों के महीने में डिनर भूल कर भी नहीं करना चाहिए, भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। पहली बात, जब हम रात को दही खाते हैं, दिन में दही खाते हैं, भाद्रपद मास में निषेध है, उनको जब हम इस तरह से हम सेवन करते हैं तो हमें जुकाम होने की संभावना प्रबल हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें भादों के महीने में जो बातें मैंने बताई, एक तो दही सेवन नहीं करें भूल कर भी, छाछ का सेवन नहीं करें, मूली का सेवन नहीं करें, और चौथा है डिनर नहीं करें, शाम को हल्का सायं भुक्त्वा लघु हितम समाहितम मनः शुचि। अष्टांग संग्रह नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ है, उसमें लिखा है शाम को हल्का भोजन ग्रहण करें, और बिल्कुल सात्विकता से आपको इसमें इस समय अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये कुछ अब कुछ उसमें चीज़ें आपने हैं जो जुकाम कि की बात बता की। रहे हैं आयुर्वेदाचार्य। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, टाइफाइड, इन सभी बीमारियों के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। सभी में बुखार के लक्षण होते हैं, सबसे पहले बुखार होता है और उसके बाद आगे चीज़ें होती हैं। तो इनमें फ़र्क हम कैसे करें, कैसे समझें कि हमें एक बीमारी है या दूसरी? देखिए, जुकाम का तो साधारण लक्षण आप देख सकते हैं। जुकाम में शरीर टूटता है, शरीर में थकान होती है, शरीर में नाक नाक से पानी आने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, शरीर जकड़ा होता है। ये सब जुकाम के साधारण लक्षण होते हैं, और सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि अचानक जुकाम हो जाता है। दूसरा जो आपने बताया डेंगू है, तो डेंगू तो एक प्रकार का वायरस से पैदा होने वाला रोग है, और इसमें जो है आपको एक प्रकार के मच्छर के काटने से डेंगू पैदा होता है। तीसरा जो आप बता रहे हैं टाइफाइड, टाइफाइड बिल्कुल दूषित पानी के कारण, जब आप बाजारू चीजों का सेवन करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, पिज्जा, पास्ता, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज इत्यादि, ये यदि दूषित हैं और यदि आपने गलती से इनका सेवन कर लिया, तो आपको ये संक्रमण हो जाएगा। टाइफाइड के रोगी को सामान्य तौर पर हम अलग से बिल्कुल देखते हैं। टाइफाइड के रोगी के लक्षण है कि शाम को 4-5 बजे के लगभग 100 डिग्री उसको बुखार रहता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो बुखार का एक हम वो लक्षण देखते हैं, शरीर में हल्का हल्का बुखार बना रहता है, भूख बंद हो जाती है, शरीर टूटता है, शरीर में थकान रहती है। तो ये टाइफाइड, और पेट में दर्द होता है, क्योंकि इसको आयुर्वेद की भाषा में इसको आंतरिक ज्वर कहते हैं। आंतों में ये बुखार होता है, संक्रमण जो आंतों में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, तो आंतों में पेट में दर्द भी रहता है, हल्का हल्का बुखार बना रहेगा। टाइफाइड को हम इस प्रकार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मलेरिया भी मच्छर के कारण पैदा होने वाला एक रोग है, जो कि इस समय एक जो है आपका एनाफ्लीज, जो मादा एनाफ्लीज है, उससे पैदा होता है। तो ये इसके लक्षण अलग हैं, बहुत तेज बुखार आएगा, दांतों में जो है बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं कि दांत कांपने लग जाएंगे, सर्दी बहुत लगेगी। इस तरह के सिम्टम से हम मलेरिया को हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डेंगू के क्या सिम्टम्स होते हैं अलग? डेंगू की हम बात करें तो डेंगू में तो हमें डेंगू बुखार में जो है ठंड लगती है, और तेज बुखार आएगा अचानक 102-3, और इसके अलावा शरीर में कंपन होने लग जाएगा। बुखार तेज होगा तो नाड़ी की गति धीमी पड़ जाएगी। इसके अलावा शरीर के जोड़ों में भी दर्द हो जाता है, और खास तौर पर जो है शरीर में लाल लाल दाफड़ पैदा हो जाते हैं, चकत्ते पैदा हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो है प्लेटलेट्स के कारण, उसकी कमी, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने के कारण ये जो है सेल्स हमारे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। रक्त वाहिकाएं वो एक प्रकार से प्रस्फुटित होने के कारण, फटने के कारण, वो स्थानिक जो है शरीर में अनेक जगहों पर चकत्ते पड़ जाते हैं। डेंगू का एक बहुत बड़ा ये प्रामाणिक जैसा लक्षण है। शरीर में दर्द होगा, बुखार तेज होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी भी चीज में स्वाद नहीं आता है, और बहुत ज्यादा बेचैनी होना, ये सब डेंगू से संबंधित लक्षण होते हैं। जी।
डॉक्टर अनुराग, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम इन बीमारियों की बात कर रहे हैं, आप इनके लक्षण भी बता रहे हैं, और जब इस तरह का कुछ होता है तो लोग सीधे डॉक्टर के पास भागते हैं। उनको लगता है जाहिर सी बात है, टाइफाइड, डेंगू, ये आपको हर हाल में डॉक्टर के पास जाना ही होगा, घर में रह के इलाज नहीं होता है। तो ऐसे में क्या आयुर्वेद के पास इन चीज़ों का इलाज है क्या प्रॉपरली? और डेंगू में या टाइफाइड में एकदम 1-2 दिन में नहीं जाती हैं चीज़ें, कुछ दिन दवाई खानी पड़ती है। तो क्या प्रॉपर इलाज है आयुर्वेद में इन सब चीज़ों का? आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेद आपातकाल को छोड़ करके सभी स्थितियों में आयुर्वेद की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यदि आप वायरल बुखार की बात करें, आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कराते हैं हम लोग, संजीवनी, वटी, लक्ष्मी विलास रस और नीम और गिलोय से, तुलसी से बनी हुई औषधियां, चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। यानी आप यदि एंटीबायोटिक सेवन करते हैं वायरस में, तो आपको उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपको अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देना है। जब आप रोगों से इम्यूनिटी को आप बढ़ा लेते हैं, तो इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए जो इम्यूनोमोड्यूलेटर औषधियां हैं, वो आयुर्वेद में ही पाई जाती हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में उसका अभाव है। यदि आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी है, तो आपको ना मलेरिया होगा, ना डेंगू होगा, ना टाइफाइड होगा। बिल्कुल सही बात है, वायरस का संक्रमण भी आपको नहीं होगा। तो आयुर्वेद में जो सबसे पहले हमें इम्यूनिटी पर ध्यान देते हैं, इसलिए सबसे बढ़िया मैनेजमेंट मेरी नजर में है तो आयुर्वेद का ही होता है, क्योंकि आप अपने इम्यून सिस्टम को सही रखें। तुलसी है, सिंगल ड्रब है, इसको हर्ब कहते हैं। तुलसी, नीम, गिलोय, इसका सेवन वर्षा ऋतु के शुरू में ही आपको कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। अब जब इम्यून नहीं, आप सिस्टम अच्छा बता रहेगा। रहे हैं तुलसी, गिलोय, नीम, इसका सेवन जी, कैसे करें? कैसे करें लोग? तुलसी, देखिए, तुलसी के पत्ते आपको उपलब्ध होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। घर के आसपास भी गर्म इलाकों में मिलते हैं। मैं तो इस समय शिमला से बोल रहा हूँ, तो मेरे यहाँ तो तुलसी नहीं मिलती है आसानी से, लेकिन जो गर्म इलाके हैं वहां पर तुलसी, नीम प्रचुर मात्रा में मिलता है। गिलोय आपको मिल जाएगी। तुलसी के पत्तों को आप काढ़ा बनाइए। तुलसी के 4-5 पत्ते लीजिए, नीम के पत्ते 2-3 पत्ते नीम के लीजिए, और गिलोय के थोड़ा सा तना लीजिए, 1 उंगली जितना। इसको कूट करके आप इसका काढ़ा बनाइए और आप खुद भी पीजिए, परिवार के जनों को भी पिलाइए। तो उससे क्या होगा कि हमारी इम्यून सिस्टम सही रहेगा। आप नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं, आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। हमारे पास लंबी लिस्ट है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली औषधियां हैं। तो जब आप इनका सेवन करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने वाली औषधियों का, तो आपको ये रोगों का संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। और यदि संक्रमण हो भी गया, आप बहुत जल्दी उससे मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं यहाँ पड़ती पर है। ये जो ना आयुर्वेद है वो ये कहता है कि आप अपने आप को इतना ताकतवर बनाइए, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग करिए कि कोई बीमारी आपको पकड़ ही ना पाए। तो हम बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक लेवल पे काम करते हैं आयुर्वेद में। क्या मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर अनुराग? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे, रुग्ण काहे को होए। आयुर्वेद के बात है, समय पर खाना पीना, समय पर सोना। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि रात्रि भोजन मना है, भादों में डिनर नहीं करना है। समय पर खाइए, समय पर सोइए, जीवन को संयमित जीवन जिए, तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। आयुर्वेद की विशिष्ट बात है, ये इसलिए कहा है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इससे बढ़िया बनी रहती है, हम वर्ष पर स्वस्थ रहते हैं। आपको मैं याद दिलाऊं, चैत्र के महीने में नीम की पत्तियां हमारे बुजुर्ग खाते हैं। क्यों खाते हैं? नीम और काली मिर्च का सेवन किया जाता है ताकि वर्ष भर हमारी इम्यूनिटी सही रहे। उन्हीं लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है जिनकी रोगों से लड़ने की क्षमता ठीक नहीं है। एक हमारे यहाँ औषधि होती है, उसको कहते हैं हरड़। सावन, हर्रे, भादो, चीता। सावन के महीने में हरड़ का सेवन कीजिए, वर्ष भर आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी। भादो के महीने में चित्रक की जड़ होती है, उससे बनने वाली औषधि है जो कि अग्नि को प्रदीप्त करती है, हमारी पेट की अग्नि को बढ़ाती है। तो उस अग्नि में क्या है? चित्रकादि बट्टी। आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, औषधि का नाम है चित्रकादि बट्टी। भादों के महीने में 2-2 गोलियां सुबह शाम भोजन के तुरंत बाद सेवन करें। आपको पाचन तंत्र आपका सही रहेगा। आपको छोटी मोटी बीमारियां, वायरल बुखार, टाइफाइड और ये डेंगू वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर में इतना शक्ति का संचार हो चुका होगा। आप नियमित रूप से आयुर्वेद अपनाइए। आयुर्वेद कोई प्रिवेंटिव, खाली प्रिवेंटिव नहीं है, क्योरेटिव भी है। आयुर्वेद में दवाइयां भी है, लेकिन प्रिवेंशन सबसे बढ़िया है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर अनुराग, ये भी जिस काढ़े की आप बात कर रहे हैं, ये किस महीने पीना चाहिए, और क्या किस मंथ को आप सजेस्ट करेंगे, किस मंथ में लोग पिएं, और क्या ये बच्चे भी पी सकते हैं, और किस समय पिएं?
सुबह उठ के पिएं, हाँ, रात में ये सोने से पहले सामान्य। पिएं, क्या आप सजेस्ट करेंगे? जी, 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 ये तो जैसे ही जुकाम हो तो तुरंत शुरू कर दें। एंटीवायरल है ये, तुलसी, नीम और गिलोय। नीम से बड़ा एंटीवायरल कोई दुनिया में दवा नहीं है। मलेरिया की रामबाण औषधि है। इसके अलावा आपको टाइफाइड से बचाता है, आपको डेंगू से बचाता है, चिकनगुनिया से आपको बचाता है। आप इसका सेवन कराइए, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करें। हाँ, देखिए, इसमें तुलसी की तासीर थोड़ी गर्म है, नीम ठंडा होता है, गिलोय थोड़ी गर्म है। तो एक संतुलित है, तीनों मिलकर के एक संतुलन पैदा करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे जो है हमारे संक्रमणों से हमारे शरीर का बचाव होता है। पीना चाहिए सोने से पहले? नहीं, इसको सवेरे खाली पेट पीना चाहिए। सवेरे, सुबह के समय खाली पेट आप इसका सेवन करें। बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसे कि हमारी कोशिश ये रहती है कि आयुर्वेद के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएं जिनको आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकें, उनको अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकें। जैसे कि डॉक्टर अनुराग बता रहे हैं कि आप नीम गिलोय और तुलसी का काढ़ा बना के पी सकते हैं सुबह खाली पेट, और पूरे ये सबके लिए है, बच्चे भी पी सकते हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं दर्शकों को जिनसे उनको बहुत फ़ायदा मिले। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगी, एक डेंगू और मलेरिया की भी हम बात करते हैं। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं अगर डेंगू मलेरिया हो जाए तो आपको बकरी का दूध पीना चाहिए। क्या इससे कोई कनेक्शन है? क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या ये सही तरीका है? क्योंकि लोग अपने आप ही ये चीज़ दवाइयों के साथ साथ अपने आप ये करते हैं। तो क्या ऐसा है आयुर्वेद में? ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, आयुर्वेद के शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है। जो चिकन डेंगू होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या जो सामान्य तौर पर 1,50,000 होती है, वो बहुत तेजी के साथ वो गिरने लग जाती है। तो उस स्थिति को रोकने के लिए कि बहुत ज्यादा गिर जाती है, जब 5,000 या 10,000 रह जाती है तो हमें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है। लेकिन यदि थोड़ी संख्या गिरी है, जल्दी रोगी को संभाल लिया गया है, आयुर्वेदज्ञ विशेषज्ञ की शरण में रोगी आ गया है, तो उसको हम सबसे पहले बकरी का दूध पीने की सलाह देते हैं। बकरी का दूध आप देखेंगे कि जैसे ही डेंगू फैलता है तो बकरी का दूध 2,000 रुपए लीटर तक पहुंच जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि बकरी के दूध का आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा है कि ये अजानाम अल्पकायत्वात, संस्कृत बता रहा हूं मैं आपको, अजानाम अल्पकायत्वात कटुतिक्त निषेवणा। बकरियां जो है, शरीर इनका छोटा होता है और कटु, तिक्त और कसैली चीजों का सेवन ज्यादा करती है। और कटु, तिक्त और कसैले रसों में ही हमारा सेहत छिपी होती है। स्वास्थ्य का खजाना इन 3 रसों में है। 6 रस माने गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो बकरियां किसको खाती हैं? उन औषधियों को खाती हैं जो कटु, तिक्त, कषाय रस से भरपूर होती हैं। तो अजानाम अल्पकायत्वात् कटु, तिक्त निषेवणा नात्यंबु पानात, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीती है। त्रिदोषग्नम अजापय है। अजा कहते हैं बकरी, बकरी का दूध वायु, पित्त और कफ तीनों दोषों को शांत करता है और बहुत तेजी के साथ ये प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाती है। हम इसको बिल्कुल बताते हैं, हम इसकी पूरी वकालत करते हैं, हमारी पूरी श्रद्धा इसमें रहती है। इसके अलावा आप गिलोय का रस पिलाते हैं, गिलोय का जूस पिलाते हैं, पपीते के पत्तों का रस पिलाते हैं, वो भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आयुर्वेद के शास्त्रों में इसका स्पष्ट वर्णन है। हजारों सालों से आयुर्वेद चला आ रहा है। ये सब टाइम टेस्टेड बातें हैं, भले ही लैब टेस्टेड नहीं है, लैब में टेस्ट होता रहेगा, लेकिन हमें चिंता उस बात की नहीं। हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये टाइम टेस्टेड चीजें, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे ये बीमारियां फैलती है, बकरी का दूध और गिलोय का काढ़ा और एलोवेरा का रस और पपीते के पत्तों का रस, इनकी सख्त डिमांड हो जाती है। ये बहुत बड़ी, ये चमत्कारिक औषधियां, मिरेकल है आयुर्वेद का। इनके द्वारा हजारों लाखों लोगों को जीवन दान मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके लाखों रुपए जब बिल आता है, वो हर आदमी के सामर्थ्य की बात नहीं है। गरीब आदमी वहां तक नहीं पहुंच सकता और वो 5 लाख रुपए दे करके प्लेटलेट्स नहीं चढ़वा सकता। सही बात ये है। डॉक्टर अनुराग, मैं जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम इम्यूनिटी की लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे आयुर्वेद में कोई ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ आप रेकमेंड करना चाहें, कुछ ऐसी, बिकॉज बहुत कड़वी भी नहीं होती, छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, सब लोग आराम से खा सकते हैं। कुछ ऐसी 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 कोई दवाई आयुर्वेद में जिससे लोग इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जो इस मौसम में इम्यूनिटी अपनी बेहतर कर सकते हैं, कुछ आप रेकमेंड करना देखिए, चाहेंगे? बाजारों में सिंगल ड्रग्स नाम से बहुत सारी चीजें मिलती है। आपको तुलसी की गोली मिल जाएगी, अब उपलब्ध है, तुलसी घनवटी। दूसरी गिलोय की गोली मिल जाती है। आप गोली, एक एक गोली खाते रहिए सुबह शाम,
अकेला कुछ भी नहीं मिले तो नीम की गोली मिल जाती है बाजार में आसानी से। औषधि विक्रेताओं के पास नीम की गोली उपलब्ध है। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खा लीजिए। यदि आप भूल जाते हैं तो हफ्ते में 2 बार खा लीजिए, हफ्ते में 3 बार खा लीजिए। वही चमत्कारिक परिणाम आपको देती है। परिवारजनों को, बच्चों को, सबको खिलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप सेवन कराएंगे तो उनकी इम्यून सिस्टम बूस्टअप रहेगा, इम्यूनोमोड्यूलेटर का काम करती है। तुलसी नीम गिलोय है। इसके अलावा हरड़ का प्रयोग करें। छोटी हरड़ जो है उसको तवे पर यदि आप घी में भून लेते हैं तो वो भी एक अमृत जैसा काम करती है। हरड़ का सेवन सुबह बिस्तर से उठते ही, हरड़ को, 2 छोटी हरड़ के, भुनी हुई छोटी हरड़ 2-3 दाने, उसको चबाकर खा लीजिए। आपका शरीर डिटॉक्स होता रहेगा। जब आपका शरीर डिटॉक्स होगा, शरीर के दोष, धातु और मल इत्यादि सही ढंग से वो कार्य करेंगे, उनका निष्पादन शरीर से बाहर होता रहेगा, तो आप स्वस्थ बने रहेंगे, स्वस्थ बने, सबल बने रहेंगे। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से आपको अद्भुत स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो आसान प्रयोग आप कीजिए, हमारी सलाह यही रहती है। इसके अलावा सौंठ, जी काली बताइए मिर्च और बताइए। मग पीपल, 3 चीजें। इस सौंठ, काली मिर्च और मग पीपल। आपको पता है काली मिर्च बहुत बड़ी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधि है। इसलिए टीबी के जो पेशेंट हैं, जब उनको एलोपैथी की दवाइयां बहुत ज्यादा खिलाई जाती हैं तो उनके इम्यून सिस्टम जब बहुत ज्यादा सप्रेस हो जाता है तो काली मिर्च जरूर दी जाती है। काली मिर्च को इतना चमत्कारिक रिजल्ट है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर देती है, हमारी नेत्र ज्योति को बढ़ा देती है। अद्भुत औषधि है। तो सौंठ, काली मिर्च और मग पीपल, तीनों पंसारी से ले लीजिए। तीनों का पाउडर यदि आप 20-20 ग्राम मिलाकर लेते हैं और इसको आप सेवन करनी है 1-1 ग्राम की मात्रा में, सुबह शाम आप शहद के साथ सेवन कीजिए। आपको बुखार, आपको जुकाम, आपका वायरल, आपका मलेरिया, ये दूर भाग जाता है। मलेरिया में एक औषधि और याद आ रही है मुझे। आपको लेना है तुलसी के पत्ते 50 ग्राम और चिरायता 50 ग्राम और कुटकी 50 ग्राम, तीनों को मिलाकर के पाउडर बनाएं। आप इसको 1-1 ग्राम मात्रा में आप दीजिए। मलेरिया तुरंत गायब होता है। पहले ही डोज में चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। आप करके दीजिए, देखिए। और एक चीज और मुझे याद आ रही है, टाइफाइड का नुस्खा जो मैं बहुत यूज करता हूँ। मेरे हजारों रोगियों को मैं उसको ठीक कर चुका हूँ। टाइफाइड के रोगी जब एलोपैथी दवा खाते हैं तो उनकी मुख्य शिकायत क्या रहती है कि उनको जो है विडाल पॉजिटिव आता है। टाइफाइड बीमारी खत्म हो गई लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, विडाल टेस्ट नेगेटिव नहीं आ पाता है। उस अवस्था में भी ये मेरा नुस्खा कारगर है, बिल्कुल रामबाण है। आप लिख लीजिए, दर्शकों को निवेदन करना चाहूंगा। उसमें हम लेते हैं पुटकंडा, इसको कहते हैं अपामार्ग। अभी मेरे पास यहाँ अपामार्ग नहीं है भाई संयोग से, तो अपामार्ग आपको गूगल पे देख लीजिए। अपामार्ग नाम से औषधि है। इसको पुटकंडा भी कहते हैं, ऊंगा कहते हैं, कई जगह लट जीरा कहते हैं। इसकी जड़ का टुकड़ा 1 अंगुल इतना लेना है। उसमें तुलसी के पत्ते 4 पत्ते और सौंठ का पाउडर और थोड़ा सा उसमें काली मिर्च, ये और 2 लौंग, ये मिला करके कूट करके इसका काढ़ा बनाइए 1 गिलास पानी में। जब उबलते उबलते, इसको ढकना नहीं है, जब ये आधा बचे तो इसको छान करके रोगी को पिलाइए। पहले ही डोज में चमत्कारिक आराम मिलता है। सुबह शाम 2 बार पिलाइए और कम से कम 5 से 10 दिनों तक नियमित सेवन कराइए। विडाल टेस्ट भी टाइफाइड का नेगेटिव आ जाता है। और एक और चमत्कारिक लाभ है इस औषधि से, इससे जीवन भर में दोबारा टाइफाइड भी नहीं होता है, जड़ से ये खत्म कर जी, देती है टाइफाइड। यहाँ पे हम चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीम के पत्ते आजकल लोग चबाते हैं इस मौसम में, तो जी क्या नीम के जी। पत्ते चबाना भी ठीक है सुबह सुबह? और अगर आप ये कर रहे हो, कितने दिन आपको करना चाहिए? क्या 1 महीने, देखिए 10 दिन, 20 दिन, क्या रेकमेंड करोगे देखिए आप? हाँ, ये नीम की महिमा ऐसी है कि नीम क्या करता है, हमारे शरीर में जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, कैंसर की कोशिकाएं, जब कैंसर, हर व्यक्ति के शरीर में कैंसर कोशिकाएं होती हैं, वो जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं शरीर में तो वो कैंसर का रूप धारण करती है। नीम का सेवन करने से वो कोशिकाएं बिखरने लग जाती है और वो कोशिकाएं जो है इकट्ठी नहीं हो पाती हैं। इसलिए नीम को एंटी कैंसर तक की उपमा दी गई है। नीम को दुनिया में अभी भी अनुसंधान चल रहे हैं, कैंसर की महान औषधि माना जा रहा है। जब कैंसर को ठीक कर रही है तो ये तो सब छोटी छोटी बीमारियां हैं। आप नियमित रूप से नीम का सेवन करेंगे, आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इससे बचे रहेंगे। अनेक प्रकार की एलर्जी, उससे आप बचे रहेंगे। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। आप नियमित रूप से नीम सेवन करें। शास्त्र ये कहता है, आयुर्वेद के ऋषियों डॉक्टर ने कहा है। अनुराग, नीम के कितने पत्ते खाएं, किस समय खाएं और कितने दिन तक खाएं? अगर हम, क्योंकि हम ऋतु के हिसाब से बात कर रहे हैं कि सावन में ये करें, उसके आगे ये करें,
तो कितने दिन, अगर पूरे देखिए साल अगर आपको थोड़ा अपनी बॉडी को बचा के रखना है इतनी बड़ी बीमारी से, तो ये हमें डोज बताइए कितने दिन करें? देखिए बुजुर्गों ने कहा है, सावन हर्रे भादो चीता, क्वार मास गुड़ खाओ मीता, कार्तिक मूली अगन तेल, पूस में करो दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रात नहाए, चैत मास में नीम सेवती, बैसाखी में खाए बासमती। तो इतनी बातें बताई कि इस तरह आप सेवन करें। चैत के महीने में नीम का सेवन करना चाहिए, जिस समय हरी कोपल आती है, लाल रंग की कोपलें आती है, उसका सेवन करना चाहिए। अब वर्षा में वैसे नीम की पत्तियों का सेवन यदि इम्यूनिटी बढ़ानी है तो चैत में कर लेना चाहिए। हर महीने के नियम बताए। चैत में गुड़, बैसाख में तेल सेवन नहीं करना है। चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ के पंत, आषाढ़ में बेल, सावन साग, भादो दही, कुआर करेला, कार्तिक मही, अगन जीरा, पूसे धना, माघे मिश्री, फागुन चना। जो कोई इतने परिहरे ताघर वैद पग नहीं धरे। ये हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हर ऋतु के हिसाब से हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। फिर ये कहा है, क्वार करेला, चैत गुड़, भादो मूली खाए, पैसा जावे गांठ का, रोग गले पड़ जाए। भादो में जो मूली खाएगा वो साल भर बीमार रहेगा। अब आपका सवाल था नीम कितना खाएं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में नीम का सेवन करें, कर सकते हैं आप। वर्ष भर आप नीम का सेवन कर सकते हैं। नीम की तासीर ठंडी होती है, सर्दियों में थोड़ा कम करते हैं, लेकिन वर्षा में और ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में नीम का सेवन, पत्तियों का 2-4 पत्तियां आप ले सकते हैं, आपको अपने जैसा अनुकूल पड़े आप। क्योंकि ये कहा है, घी में उम्र छिपी हुई, आयुर घिरते। यदि आपको लंबी उम्र चाहिए तो घी खाओ। गुड़े रोगा, यदि आपको बीमारियां चाहिए, गुड़ चीनी शक्कर का सेवन ज्यादा करो, बीमारियां लग जाएंगी आप। आयुर्घृते गुड़े रोगा, नित्यम मृत्यु विधायिषु। विधाई यानी जलन पैदा करने वाली चीजों में मौत छिपी हुई है, जैसे चाय, कॉफी, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, इनमें मौत छिपी हुई है। आपको इनका सेवन कम करना चाहिए, मैदा वाली चीजों का सेवन करना कम करना चाहिए। तो जलन पैदा करने वाली चीजें, मांस, मदिरा, शराब, इनका सेवन ज्यादा करेंगे तो आपको जल्दी मृत्यु आएगी। और आरोग्यम कटु तिक्तेषु, आरोग्य कहाँ छिपा है? कटु तिक्त और कसाय रस में। कटु रस की चीजें क्या है? तुलसी, गिलोय, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपात, ये कटु रस है। तिक्त रस कौन सा है? नीम और गिलोय, ये तिक्त रस है। और कसैला रस क्या है? आंवला। इनमें आरोग्य छिपा हुआ है। इसलिए कहा है कि जो नित आंवला खात है, प्रातः पियत है पानी, कबहू न मिली है वैद राजसु, कबहू न जात जवानी। जो व्यक्ति नियमित रूप से आंवले का सेवन करता है, उसको कभी जवानी नहीं जाती, झुर्रियां नहीं पड़ती, और सुबह पानी जो पीता है तो उसको कभी डॉक्टर वैद्यों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत ही अद्भुत बात है। दिक्कत क्या है कि लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे। लोग सुबह सुबह उठ करके चाय पीते हैं, चीनी का सेवन अंधाधुंध करते हैं, जो कि कैंसर पैदा करती है, और बड़े ही घातक जीवन शैली जी रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें हैं। जब तक हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, किस ऋतु में, किस महीने में हमें क्या खाना है, जब तक हाँ, हम आपने इसका चाय ज्ञान का नहीं भी जिक्र रखेंगे। किया है। आपको चाय नहीं, सुबह उठना होता है, ऑफिस जाना होता है, थोड़ी चाय की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कह रहे हैं सुबह उठते ही चाय ना पियो, तो चाय पीने का सही टाइम आपके हिसाब से क्या है? नहीं, चाय क्यों पीनी है? चाय किस शास्त्र में लिखी है? कहाँ लिखा है कि चाय का सेवन करें? आयुर्वेद में हजारों साल पहले मैंने तो कभी नहीं पढ़ा कि चाय पीनी। मैं स्वयं चाय नहीं पीता हूँ, और मेरी उम्र 55 साल है, और मैं कभी कोई चाय नहीं पीता हूँ, पानी पीता हूँ। रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, दूध पिए फिर रात को, रोग ना आवे पास। अब इसमें हम चाय तो कहीं बोली नहीं किसी ने भी। सुबह सुबह पानी पियो, रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, भोजन के साथ छाछ का सेवन करो, और दूध पिए फिर रात को, रोग न आवे पास। बुजुर्ग ने रात को दूध पीते थे। हमारे बुजुर्ग 100 साल जीते थे, वो अज्ञानी नहीं थे, उनको पूरा ज्ञान था। ठीक है, तो इसलिए हमारी चाय हमारी लिस्ट में नहीं है। आयुर्वेद के इस लिस्ट में चाय को कोई स्थान नहीं है। आप चाय को, जुकाम हो गई तो चाय पी सकते हैं, कभी कभी साल में 1-2 बार जुकाम होगा, पी लो। अब आप डेली पीने लगे, उसमें चाय डालने लगे, चाय की पत्ती, उसमें चीनी डालने लगे, उसमें और जो है दूध मिला दिया। ये कहाँ लिखा है? ये तो कहीं भी नहीं लिखा है, ये तो कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है। कौन से आप अनुकरण कर रहे हैं? जापान में चाय पीते हैं, हर्बल टी पीते हैं, हर्बल टी पीते हैं, वो बिना चीनी की पीते हैं और उनके चेहरे पे झुर्रियां नहीं होती है। हम लोगों ने चाय को एक विकृत स्वरूप दे दिया, जो कि देश के सेहत के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अविलंब चाय का सेवन बंद कर देना चाहिए, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। अन्यथा चाय की लंबी लिस्ट है,
मैंने कोई 15 पुस्तकें लिखी हैं, उनमें एक पुस्तक है स्वास्थ्य वर्धक पेय। उसमें साफ लिखा है, उसमें देख लीजिए, स्टिक्निन होता है, टैनिन होता है, आपको सिर दर्द होगा, आपको एलर्जी हो जाएगी, आप जितनी ज्यादा चाय सेवन करेंगे, रसोलियां, पथरियां, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर तक की शिकायतें आपको चाय के कारण होती है। जो भारत में चाय बनाई गई है उससे होती है, ग्रीन टी से नहीं होगी, हर्बल टी से नहीं होगी, नींबू का पानी पिएंगे उससे कुछ नहीं होगा, नारियल पानी पीजिए, आप ये जो है और चीजें खाइए, ठंडाई लीजिए, ये सब लाभकारी चीजें हैं। लेकिन मेहरबानी करके चाय को मत जीवन में शामिल, इस तरह की चाय को शामिल मत कीजिए जिसमें दूध, चाय की पत्ती और चीनी का समावेश हो। उसको आप बिल्कुल तिलांजलि दे दीजिए, अपने घर से बाहर कर दीजिए, तभी आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। लड़कियों को पीसीओडी है, आज हर तीसरी लड़की जो है पीसीओडी से पीड़ित है, शिस्ट से पीड़ित है, हार्मोनल असंतुलन से पीड़ित है। उसके पीछे चाय का योगदान है, फास्ट फूड का योगदान है, असंयमित जीवन शैली का योगदान है, रात्रि भोजन का योगदान है। आप इन सबको छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उम्मीद करेंगे कि लोग ये सारी चीज़ें सुनेंगे जो आपने अलग अलग चीज़ें बताई हैं, साथ में चाय को लेकर और नीम की पत्तियों को लेकर जो आपने चीज़ें कही हैं। तो उम्मीद करेंगे कि लोगों को ये सारी ज़रूरी बातें पता चले और वो अपनी दिनचर्या में ये बदलाव लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अनुराग। तो देव बूटी में आज हमने कई ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।